हर गांव की मिट्टी में कुछ कहानियां दबी होती हैं, कुछ डर की, कुछ चुप्पी की और कुछ ऐसी जो समय आने पर आग बनकर फैलती हैं। लाल पगड़ी वाला डाकू सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है, जब अन्याय कानून पहन ले तो इंसान क्या बने। ये कहानी एक भारतीय गांव, बीहड़ों, सत्ता, डर और हिम्मत के बीच खड़े उन लोगों की है जो चुप रहने से इनकार कर देते हैं। हम इस कहानी को हर 3 दिन में एक नया अध्याय लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। कमेंट में हमें जरूर बताइए आप कहां से और किस समय ये कहानी देख सुन रहे हैं। तो आइए डर, सच और लाल पगड़ी की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। धौरहरा गांव सूरज ढलते ही चुप हो जाता था। दिन में ये वही साधारण भारतीय गांव लगता, कच्ची गलियां, मिट्टी से सने घर, नीम और पीपल की छाया, बैलों की घंटियां और कुएं पर औरतों की हंसी। लेकिन जैसे ही शाम की आरती खत्म होती, गांव पर एक अनकहा डर उतर आता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे भीतर सिमट जाते और बुजुर्ग चुपचाप हुक्का सुलगा लेते। इस डर का नाम था लाल पगड़ी वाला डाकू। कहते थे वो सिर्फ लाल पगड़ी पहनता है, न ज्यादा बोलता है, न बेवजह गोली चलाता है। लेकिन जहां उसका नाम लिया जाता, वहां जमींदारों के चेहरे पीले पड़ जाते और पुलिस चौकी में हलचल मच जाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। धौरहरा के बाहर बहने वाली सूखी नदी के पास से 3 गोलियों की आवाज आई। धाएं, धां, धां। गांव का चौकीदार भोलू लाठी थामे कांपने लगा। उसने अंधेरे में झांका और फिर बिना कुछ देखे ही दौड़कर गांव की तरफ भागा। आ गया, लाल पगड़ी वाला आ गया। उसकी आवाज गलियों में फैल गई। अगली सुबह खबर पक्की हो गई। सेठ भवानी दास की कोठी से अनाज और नकद गायब था। तिजोरी खुली हुई थी, मगर घर का कोई आदमी गायल नहीं था। उल्टा आंगन में एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, लाल रंग का। सेठ भवानी दास गुस्से से कांप रहा था। ये डाकू नहीं, शैतान है। पुलिस क्या कर रही है? लेकिन गांव वाले चुप थे, क्योंकि सब जानते थे सेठ का अनाज उन्हीं किसानों का था जिन्हें उसने ब्याज में डुबो दिया था। उसी दिन धौरहरा में एक नया आदमी आया। नाम था रघुवीर प्रसाद। सरकारी स्कूल का नया मास्टर। साधारण कद, खादी का कुर्ता, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने स्कूल के जर्जर दरवाजे को खोला, धूल झाड़ी और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जैसे उसे इस गांव के डर से कोई लेना देना ही ना हो। शाम को वो अकेला ही नदी की तरफ टहलने निकल गया, वही नदी जहां रात में गोलियां चली थीं। एक बूढ़े ने टोका, मास्टर जी उधर मत जाइए, डाकू का इलाका है। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया, डाकू भी इंसान ही होता है काका। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। उसी रात बीहड़ों में धौरहरा का स्कूल सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता था। मुर्गे की बांग के साथ बच्चे नंगे पांव स्लेट और किताबें लेकर आ जाते। रघुवीर प्रसाद उन्हें पढ़ाते हुए कभी कभी रुक जाते, जैसे शब्दों के बीच कोई पुरानी आवाज सुन रहे हों। उस दिन उन्होंने पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने पूछा, बच्चों आजादी क्या होती है? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक लड़के ने कहा, छुट्टी मिलना। दूसरी लड़की बोली, डर न लगना। रघुवीर की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। हाँ, उन्होंने धीमे से कहा, डर न लगना ही आजादी है। दोपहर में गांव की पंचायत बैठी। सेठ भवानी दास, पटवारी और थाने से आया दरोगा सब जमा थे। मुद्दा वही था, लाल पगड़ी वाला डाकू। दरोगा मेज पर हाथ पटकते हुए बोला, गांव वाले साथ दें तभी डाकू पकड़ा जाएगा। लेकिन किसी ने आंख नहीं मिलाई। एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ, दरोगा जी, जब से लाल पगड़ी आया है तब से हमारे घर से अनाज नहीं गया। गया तो बस सेठों के यहां से। दरोगा ने उसे घूरा, ज्यादा बोलोगे तो नाम लिख लूंगा। भीड़ चुप हो गई। रघुवीर दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी मुट्ठी अनजाने में भींच गई। उन्हें याद आया, किसी और गांव की वही पंचायत, वही डर, वही चुप्पी। शाम को रघुवीर सेठ भवानी दास की कोठी के पास से गुजरे। ऊंची दीवारें, भीतर बंदूकधारी पहरेदार। सेठ ने उन्हें देख लिया। मास्टर जी, आवाज में मिठास थी, आंखों में शक। सुना है आप अकेले बहुत घूमते हैं, सेठ ने कहा। रघुवीर मुस्कुराए। इतिहास पढ़ाने की आदत है सेठ जी, पुराने रास्तों पर चलना पड़ता है। सेठ की भौहें तन गईं। ये इलाका ठीक नहीं, डाकू डाकू है। कभी कभी, रघुवीर ने कहा, डाकू बनने से पहले आदमी को कोई और बना देता है। सेठ ने बात बदल दी। उसी रात बीहड़ों में हलचल थी।
लाल पगड़ी वाला डाकू अपने साथियों के सामने बैठा था। मास्टर आया है, एक आदमी बोला। सरकारी है। डाकू ने आग में लकड़ी डाली। सरकारी बहुत आते हैं, चले भी जाते हैं। उसने अपनी पगड़ी ठीक की। लेकिन ये अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल में डर नहीं है। रात गहरी हुई। धौरहरा के बाहर पुलिस की जीप गश्त कर रही थी। अचानक पेड़ से एक पत्थर गिरा। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, दरोगा साहब, जरा पीछे देखिए। लाल पगड़ी की झलक मिली और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव में पर्चे बटे थे। उन पर लिखा था, जिसका पेट भूखा है वो अपराधी नहीं, अपराधी वो है जो भूख पैदा करता है। रघुवीर ने पर्चा पढ़ा, कागज को मोड़ा, आंखें बंद की और बहुत धीमे से कहा, तुम अभी भी वही हो। धौरहरा में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस की जीप 2 बार गांव में घूमी। सेठ भवानीदास के आदमी गलियों में कान लगाए फिरते रहे और औरतों ने कुएं पर बातें करना बंद कर दिया। हर किसी को लग रहा था कुछ होने वाला है। रघुवीर प्रसाद स्कूल के कमरे में अकेले बैठे थे। बच्चे जा चुके थे। ब्लैक बोर्ड पर आधा लिखा वाक्य अब भी चमक रहा था, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। उन्होंने झोले से एक पुराना कपड़ा निकाला। कपड़ा खुला तो भीतर से एक जंग लगी रिवॉल्वर निकली। रघुवीर ने उसे हाथ में लिया। हथेली को पहचान थी, जैसे बरसों पहले इसी हथियार ने किसी और नाम से उनका साथ दिया हो। उनके कानों में एक आवाज गूंजी, गोली सोच समझकर चलाना बेटा, ये आजादी के लिए है, गुस्से के लिए नहीं। ये आवाज उनके पिता की थी। बरसों पहले इसी इलाके के जंगलों में एक छोटा सा दस्ता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। रघुवीर तब रघु नहीं बल्कि रणवीर कहलाता था। लाल पगड़ी तब भी सिर पर होती थी, आजादी की पहचान के रूप में। लेकिन आजादी के बाद सब कुछ बदल गया। सेठ बदले, वर्दियां बदलीं, मगर जुल्म नहीं बदला। दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुवीर ने जल्दी से रिवॉल्वर कपड़े में लपेट दी। मास्टर जी, आवाज आई, मैं गोविंद हूं। गोविंद वही लड़का था जिसने कल आजादी को डर न लगना कहा था। बोलो, रघुवीर ने कहा। गोविंद ने इधर उधर देखा। रात में नदी के पास मत जाइए, लाल पगड़ी वाला उधर दिखा है। रघुवीर मुस्कुराए। तुम डरते हो? नहीं, लड़के ने कहा, पर सब डरते हैं। रघुवीर ने उसका सिर सहलाया। याद रखना, डर फैलाने वाला ताकतवर नहीं होता, डर हटाने वाला होता है। शाम को सेठ भवानीदास के खेतों में आग लग गई। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन आग सिर्फ उसी अनाज को लगी जिस पर गरीब किसानों का हक था। बीहड़ों में लाल पगड़ी वाला खड़ा था। आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थीं। सेठ समझ जाएगा, एक साथी बोला। डाकू ने सिर हिलाया। समझेगा नहीं, बदलेगा। और मास्टर? डाकू की आंखें ठहर गईं। वो आईना है। उसी रात रघुवीर नदी किनारे पहुंचे। चांद आधा छुपा था। अचानक सामने से आवाज आई, इतनी रात को इतिहास पढ़ाने निकले हैं? लाल पगड़ी वाला पेड़ के साए से बाहर आया। दोनों आमने सामने थे। कुछ पल खामोशी रही। फिर रघुवीर बोले, पगड़ी का रंग अब भी वही है। डाकू ने मुस्कुराकर कहा, और नाम भी। हवा में तनाव कांप रहा था। 2 अतीत, 2 पहचाने, एक देह में। रघुवीर ने धीरे से कहा, रणवीर। लाल पगड़ी वाले ने सिर झुका लिया। मास्टर जी या साथी? चांद बादलों में खो गया और कहानी ने करवट ली। नदी के किनारे खड़ी वो खामोशी किसी भी गोली से ज्यादा भारी थी। रघुवीर और रणवीर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आईने में झांक रहे हों। वही आंखें, वही कंधों की सख्ती। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने किताबें उठा ली थीं और दूसरे ने बंदूक। तुमने स्कूल क्यों चुना? रणवीर ने पूछा। आवाज में तंज नहीं था, थकान थी। रघुवीर ने नदी की तरफ देखा। क्योंकि बंदूक हर सवाल का जवाब नहीं देती। रणवीर हंसा, कड़वी हंसी। और किताबें देती हैं? शायद देर से, लेकिन टिकाऊ जवाब देती हैं। रणवीर ने लाल पगड़ी ठीक की। जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तब यही पगड़ी हमारी शान थी। तब हम डाकू नहीं थे। तब दुश्मन साफ था, रघुवीर ने कहा। अब दुश्मन कुर्सियों पर बैठा है। यादों की परतें खुलने लगीं। आजादी के पहले दोनों एक ही दल में थे। रात के अंधेरे में रेलवे लाइन उड़ाना, अंग्रेज अफसरों पर हमले और सुबह गांव के कुएं पर आम आदमी की तरह खड़े होना। रणवीर का निशाना कभी नहीं चूका। रघुवीर की जुबान कभी झुकी नहीं। लेकिन आजादी के बाद जब सत्ता बदली तो जमींदारों ने नई टोपी पहन ली। जिनके खिलाफ वे लड़े थे वही अब थाने और तहसील में बैठे थे। रणवीर ने धीमे से कहा, मैंने शिकायत की, अर्जियां दी, अदालत गया। उसकी आवाज भारी हो गई।
मेरी पत्नी को बीच बाजार में घसीटा गया। केस दर्ज नहीं हुआ। रघुवीर की आंखें जल उठीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तब शहर में थे, रणवीर बोला। सरकारी नौकरी, किताबें, मैं तुम्हें गंदा नहीं करना चाहता था। और तुम खुद गंदे हो गए। रघुवीर का स्वर कांप गया। रणवीर ने बंदूक जमीन पर रख दी। मैं टूट गया था। बीहड़ ने मुझे समेट लिया। दूर कहीं उल्लू बोला, सेठ भवानी दास। रणवीर ने कहा, वो उसी जमींदार का बेटा है जिसने हमारे गांव को लूटा था। नाम बदला है, नीयत नहीं। रघुवीर समझ गया, ये सिर्फ डकैती नहीं थी, हिसाब था। पुलिस आ रही है, रघुवीर ने कहा, इस बार पूरे दस्ते के साथ। रणवीर की आंखों में चमक आई। तो समय आ गया। किसका? सच का। अचानक दूर से टॉर्च की रोशनी दिखी। आवाज आई, घेर लो, यहीं कहीं है। रणवीर ने लाल पगड़ी उतारी। कुछ पल उसे देखा, फिर रघुवीर की ओर बढ़ाया। अगर मैं न बचा, उसने कहा, तो बच्चों को बताना, हम डाकू नहीं थे। रघुवीर ने पगड़ी थाम ली। हाथ कांप रहा था। रणवीर अंधेरे में घुल गया। गोली चली, फिर दूसरी। रघुवीर अकेले खड़े रह गए, हाथ में लाल पगड़ी और दिल में युद्ध। सुबह गांव में खबर फैली, डाकू बच निकला। लेकिन रघुवीर जानता था, अब कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका है। धौरहरा की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। पुलिस की जीप चौक पर खड़ी थी और उसके चारों ओर वर्दियों की भीड़। सेठ भवानी दास के चेहरे पर डर कम, गुस्सा ज्यादा था। वो बार बार दरोगा से कुछ फुसफुसाता, फिर मास्टर की ओर घूर कर देखता। रघुवीर प्रसाद स्कूल जा रहे थे, तभी दरोगा ने उन्हें रोक लिया। मास्टर जी, दरोगा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आप रात को नदी की तरफ गए थे? हाँ, रघुवीर ने शांति से उत्तर दिया। क्यों? इतिहास टहलने से भी सीखा जाता है। दरोगा की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत होशियार हैं आप, पर याद रखिए, ज्यादा होशियारी यहां ठीक नहीं। रघुवीर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। पीछे से सेठ की आवाज आई, ऐसे लोग ही डाकुओं को पनाह देते हैं। स्कूल में बच्चे सहमे हुए थे। गोविंद ने धीमे से पूछा, मास्टर जी, पुलिस आपको पकड़ लेगी क्या? रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। सच को पकड़ना आसान नहीं होता। दोपहर में गांव के बाहर से चीख सुनाई दी। एक किसान को पुलिस ने बांध रखा था। नाम था हरदीन। बोल, लाल पगड़ी कहाँ छुपा है? दरोगा डंडा उठाए खड़ा था। हरदीन रो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता सरकार। भीड़ खामोश थी, वही पुरानी चुप्पी। रघुवीर आगे आए। इसे छोड़ दीजिए, आप गलत आदमी को मार रहे हैं। दरोगा भड़क उठा, कानून सिखाओगे? कानून कमजोर को बचाने के लिए होता है। रघुवीर की आवाज सख्त थी, ना कि ताकतवर के इशारे पर। सेठ भवानी दास ने इशारा किया। 2 सिपाही रघुवीर की ओर बढ़े। उसी पल दूर से गोली चली, जमीन के पास लगी। फिर आवाज आई, किसान को छोड़ दो। पेड़ों के बीच लाल पगड़ी चमकी। हवा में सनसनी फैल गई। लोग पीछे हट गए। दरोगा ने चिल्लाया, घेरो। लेकिन बीहड़ जानता था कि कब रास्ता बदलना है। कुछ ही पलों में लाल पगड़ी गायब थी। हरदीन जमीन पर गिर पड़ा, जिंदा। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। अब ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये चुनौती थी। रात को सेठ की कोठी में बैठक हुई। दरोगा, पटवारी और 2 अजनबी बैठे थे। मास्टर को हटाना होगा, सेठ ने कहा, वो डाकू से मिला हुआ है। दरोगा ने सिर हिलाया, झूठे केस में फंसा देंगे। उसी रात रघुवीर के घर पत्थर फेंके गए। दरवाजे पर लाल स्याही से लिखा था, चुप रहो। रघुवीर ने दीवार से सटा पुराना संदूक खोला। उसमें वही लाल पगड़ी रखी थी। उन्होंने उसे हाथ में लिया, गहरी सांस ली। अगर सच बचाने के लिए पगड़ी बांधनी पड़े, उन्होंने खुद से कहा, तो शायद अब समय आ गया है। बाहर हवा तेज चल रही थी और धौरहरा के इतिहास में एक और आग जलने वाली थी। उस रात धौरहरा की हवा में कुछ बदला बदला था, जैसे गांव की मिट्टी खुद सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। रघुवीर ने दिया बुझाया। कमरे में अंधेरा फैलते ही उन्होंने लाल पगड़ी उठाई। कपड़ा पुराना था, किनारों से घिसा हुआ, लेकिन उसकी लालिमा अब भी वैसी ही थी, जैसे खून और आग के बीच की रेखा। उन्होंने पगड़ी को सिर पर नहीं बांधा,
बस हाथ में थामे रखा। अभी नहीं, उन्होंने खुद से कहा, अभी सच को बोलना है। अगली सुबह स्कूल देर से खुला। रघुवीर ने बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे बिठाया। आज पढ़ाई नहीं, उन्होंने कहा, आज बात होगी। बच्चे चौंके। गांव के कुछ लोग भी पास आकर खड़े हो गए। तुम सब डरते हो, रघुवीर बोले, और डर स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, जो डर पैदा करता है वो हमेशा ताकतवर नहीं होता। एक औरत ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर लाल पगड़ी वाला क्या है मास्टर जी? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। वो हमारे जख्मों की आवाज है। भीड़ में सरसराहट हुई। उसी वक्त दरोगा और सिपाही आ पहुंचे। सभा की इजाजत ली है, दरोगा चिल्लाया। रघुवीर शांत खड़े रहे। गांव अपनी बात खुद कर सकता है। दरोगा ने उन्हें पकड़ने का इशारा किया, लेकिन इस बार कुछ बदला था। हरदीन आगे आया, फिर एक बूढ़ी औरत, फिर गोविंद का पिता। धीरे धीरे भीड़ रघुवीर और पुलिस के बीच खड़ी हो गई। मास्टर सही कहता है, किसी ने कहा। हम डरते डरते मर गए। दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, उसने कहा, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शाम होते होते पुलिस लौट गई, लेकिन जाते जाते चेतावनी छोड़ गई। रात को बीहड़ों में आग जली। रणवीर बैठा था, लाल पगड़ी पास रखी थी। एक साथी बोला, गांव जाग रहा है। रणवीर की आंखें दूर देख रही थीं। ये सबसे खतरनाक समय होता है। तभी अंधेरे से कदमों की आहट आई। रघुवीर सामने खड़ा था। तुमने आग लगा दी, रणवीर बोला। नहीं, रघुवीर ने उत्तर दिया, गांव ने लगाई है। कुछ पल दोनों चुप रहे। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं, रणवीर ने कहा। रघुवीर ने कागज निकाला। सेठ और दरोगा की पूरी साजिश लिखी है, गवाह भी हैं। रणवीर ने कागज देखा। और कीमत? रघुवीर ने लाल पगड़ी की ओर देखा। शायद हमारी पहचान। रणवीर ने गहरी सांस ली। तो तय रहा। उसने पगड़ी उठाई। इस बार उसे रघुवीर के सिर पर बांध दिया। अब, रणवीर बोला, लाल पगड़ी अकेले नहीं चलेगी। दूर कहीं ढोल की हल्की सी आवाज आई। धौरहरा जाग चुका था, और कहानी अब सिर्फ बीहड़ों की नहीं रही, वो गांव के आंगन में उतरने वाली थी। धौरहरा ने वो सुबह पहले कभी नहीं देखी थी। सूरज निकला, लेकिन लोग अपने अपने घरों में नहीं सिमटे। कुएं पर औरतें चुप नहीं थीं, खेतों में किसान सिर झुकाकर नहीं चले, और चौक पर पहली बार बिना डर के भीड़ जमा थी। रघुवीर सिर पर लाल पगड़ी बांधे स्कूल से बाहर आए। ये वही पगड़ी थी जिसे लोग अंधेरे में देखते थे। आज वो उजाले में थी। भीड़ में सरसराहट हुई। मास्टर, लाल पगड़ी। रघुवीर ने हाथ उठाया। डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। आज कोई गोली नहीं चलेगी अगर हम एक रहें। उसी समय पुलिस की जीप आई। दरोगा उतरा, साथ में सिपाही और सेठ भवानी दास। सेठ की आवाज कांप रही थी। यही है डाकू। दरोगा ने आदेश दिया, गिरफ्तार करो। लेकिन सिपाही आगे नहीं बढ़े। उनके सामने पूरा गांव खड़ा था। हरदीन ने ऊंची आवाज में कहा, पहले हमें गिरफ्तार करो। एक औरत बोली, हम सब ने डाकू को रोटी दी है। गोविंद आगे आया, और मास्टर ने हमें सच सिखाया है। दरोगा का चेहरा लाल हो गया। तुम लोग बगावत कर रहे हो। तभी बीहड़ों की तरफ से आवाज आई, बगावत नहीं, हिसाब। रणवीर सामने आया। बंदूक नीचे थी, पगड़ी सिर पर नहीं, सम्मान में। भीड़ सन्न रह गई। सेठ पीछे हटने लगा। ये मार डालेगा। रणवीर ने उसकी ओर देखा। मैंने कभी कमजोर पर गोली नहीं चलाई। रघुवीर आगे बढ़ा। सेठ भवानी दास, उसने कहा, तुम पर जमीन हड़पने, झूठे मुकदमे और हत्या का आरोप है। सब झूठ, सेठ चीखा। तभी पटवारी का बेटा आगे आया। सच है, उसने कहा, मेरे पिता ने कागज बदले थे। एक के बाद एक आवाजें उठने लगीं। गांव की चुप्पी टूट रही थी, सालों बाद। दरोगा समझ गया, आज वर्दी काम नहीं आएगी। उसने सेठ की ओर देखा। अब तुम्हें बचा नहीं सकता। सेठ भागने लगा। अचानक गोली चली। सेठ गिर पड़ा। पैर में गोली लगी थी। गोली रणवीर ने नहीं, गांव के एक नौजवान ने चलाई थी। रणवीर ने उसकी बंदूक नीचे कराई। बस, आज और खून नहीं। पुलिस ने सेठ को पकड़ा। इस बार भीड़ ने नहीं रोका। शाम तक खबर फैल चुकी थी। जिले से बड़े अफसर आ रहे थे। रघुवीर और रणवीर नदी किनारे खड़े थे। अब क्या? रणवीर ने पूछा। रघुवीर ने लाल पगड़ी उतारी।
अब ये निशान नहीं, याद रहेगी। रणवीर ने आसमान की ओर देखा। शायद पहली बार आज़ादी आई है। दूर गांव में ढोल बजे, डर नहीं, जीत के। लेकिन दोनों जानते थे, अंत अभी बाकी था। धौरहरा में पहली बार रात को ढोल नहीं, बातें गूंज रही थीं। लोग चौपाल पर बैठे थे, डर के कारण नहीं, सवालों के कारण। सेठ भवानीदास को पुलिस जीप में ले जाया जा चुका था, लेकिन गांव जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। सुबह होते ही जिले से अफसर आए। सफेद गाड़ियों का काफिला, चमकती वर्दियां और फाइलों का बोझ। सबसे आगे थे डिप्टी कमिश्नर वर्मा, कड़े चेहरे वाले, नियमों में बंधे आदमी। उन्होंने पंचायत घर में बैठक बुलाई। कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी। रणवीर बाहर ही रुका रहा। लाल पगड़ी सिर पर नहीं थी, हाथ में थी। रघुवीर भीतर खड़ा हुआ। साहब, जब कानून बिक जाए तो इंसान के पास क्या बचे? कमरे में सन्नाटा छा गया। डिप्टी कमिश्नर ने फाइल खोली। रणवीर सिंह उर्फ लाल पगड़ी, दर्जनों मामलों में वांछित। रणवीर ने कदम आगे बढ़ाया। मैं हूं, उसने कहा, लेकिन मेरे खिलाफ हर केस उस जुल्म का जवाब है जिसे आपने कभी नहीं देखा। अफसरों ने उसे घेर लिया। उसी पल गांव के लोग भीतर आ गए। हर दीन, बूढ़ी औरतें, नौजवान, सब। अगर ये अपराधी है, हरदीन बोला, तो हम सब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने चश्मा उतारा। उन्होंने पहली बार गांव को ध्यान से देखा। टूटे हाथ, सूखी आंखें, लेकिन सीधी रीढ़। सबूत चाहिए, उन्होंने कहा। रघुवीर आगे आया। सबूत हैं। उसने कागज रखे, जमीन के बदले हुए रिकॉर्ड, झूठे मुकदमों की गवाही और पटवारी के बेटे का बयान। कमरा भारी हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने लंबी सांस ली। रणवीर सिंह, उन्होंने कहा, कानून तुम्हें सजा देगा। रणवीर ने सिर हिलाया। मैं भागूंगा नहीं। रघुवीर चौंक गया। रणवीर? नहीं, रणवीर बोला, अगर लाल पगड़ी सच की है तो उसे अदालत तक जाना होगा। उसने लाल पगड़ी जमीन पर रख दी। ये अब मेरी नहीं, वो बोला, ये गांव की है। पुलिस उसे ले गई, इस बार बिना हथकड़ी के। शाम को गांव सूना था। जीत जैसी चुप्पी और हार जैसा डर। रघुवीर स्कूल के कमरे में बैठे थे। ब्लैकबोर्ड पर लिखा, न्याय समय लेता है। गोविंद ने पूछा, मास्टर जी, क्या लाल पगड़ी वापस आएगी? रघुवीर ने खिड़की से आसमान देखा। अगर सच जिंदा रहा, उन्होंने कहा, तो किसी न किसी सिर पर लौटेगी। दूर थाने की दिशा में सूरज डूब रहा था और धौरहरा समझ रहा था, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। धौरहरा से जिला अदालत तक का रास्ता छोटा नहीं था, लेकिन उस दिन वो हर किसी को करीब लग रहा था। अदालत के बाहर भीड़ थी। गांव वाले, पत्रकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस। लाल पगड़ी अब खबर बन चुकी थी। रणवीर अदालत में खड़ा था, साफ कपड़े, सिर खुला। पहली बार वो बिना किसी पहचान के था। जज साहब ने फाइलें पलटी। रणवीर सिंह, उन्होंने कहा, आप पर डकैती, हथियार रखने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। रणवीर ने शांत स्वर में कहा, सच है। अदालत में सरसराहट हुई। रघुवीर पीछे बैठा था, दिल भारी। जज ने आगे पढ़ा, लेकिन यह भी सच है कि जिन लोगों को आपने लूटा, उन्होंने अवैध तरीकों से जमीन और अनाज हड़पा था। सेठ भवानीदास व्हीलचेयर पर बैठा कांप रहा था। पटवारी के बेटे ने बयान दिया। हरदीन और कई किसानों ने गवाही दी। जज ने हथौड़ा नहीं बजाया, बस बोले, कानून बदले की इजाजत नहीं देता, लेकिन अन्याय को अनदेखा भी नहीं कर सकता। पांच साल धौरहरा के लिए लंबे नहीं थे, लेकिन पुराने डर के लिए काफी थे। सेठ भवानीदास की जमीनें अदालत के आदेश से किसानों को लौटाई गईं।
पटवारी बदला गया, थाने में दारोगा का तबादला हुआ, बिना शोर के, बिना ढोल के। गांव वैसा नहीं रहा, लेकिन सपनों जैसा भी नहीं बना। सच कभी आसान नहीं होता। रघुवीर प्रसाद अब भी स्कूल में पढ़ाते थे। बाल सफ़ेद हो गए थे, पर आवाज़ में वही ठहराव था। ब्लैक बोर्ड पर आज एक ही वाक्य लिखा था, इतिहास वही नहीं जो हुआ, इतिहास वो भी है जो हम होने देते हैं। गोविंद अब बड़ा हो गया था, कक्षा में सबसे आगे बैठता और सबसे ज़्यादा सवाल वही पूछता। एक दिन स्कूल के बाहर एक जीप रुकी। गांव सिहर गया, पुरानी आदत से। लेकिन इस बार उतरने वाला आदमी अलग था। साधारण कपड़े, आंखों में सुकून। रणवीर। लोग दूर से देखते रहे, कोई नारा नहीं, कोई डर नहीं। रघुवीर बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लंबी खामोशी के बाद। स्वागत है, रघुवीर ने कहा। रणवीर मुस्कुराया। अब मैं मेहमान हूं। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी से माफी नहीं मांगता, लेकिन किसी पर हक भी नहीं जताता। एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने रणवीर के हाथ में कुछ रखा, लाल पगड़ी। रणवीर चौंक गया। ये हमारी है, औरत बोली, और तुम्हारी भी, लेकिन पहनने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। रणवीर ने पगड़ी नहीं बांधी, उसे स्कूल के कमरे में टांग दिया, एक फ्रेम में। उसके नीचे लिखा गया, ये डाकू की नहीं, हिम्मत की कहानी है। शाम को रणवीर गांव छोड़ गया। किसी ने नहीं पूछा कहाँ। रघुवीर ने बच्चों से कहा, लाल पगड़ी कोई आदमी नहीं होती, वो सवाल होती है। जब अन्याय सामने हो तो तुम क्या करोगे? सूरज ढल रहा था। धौरहा की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बिना डर। बीहड़ अब भी थे, लेकिन उनमें छिपा सन्नाटा बदल चुका था। और लाल पगड़ी अब किसी अंधेरे में नहीं, एक उजली दीवार पर टंगी थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस बंदूक से उतरकर किताब में आ गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये अध्याय आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। याद रखिए, कहानी आगे भी जारी है। हर 3 दिन में एक नया अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले अध्याय में, लाल पगड़ी की अगली आहट के साथ।